हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL सर आज आपको क्लास 12 बायोलॉजी का लेसन 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा निर्देश दे दूँ। निर्देश ये है कि कोविड महामारी जो बीमारी आई है, इसके चलते जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का सिलेबस था वो 30% कम कर दिया गया है, यानी 70% सिलेबस ही आपको पढ़ना है। तो कुछ पाठ ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं और जो पाठ आपके सिलेबस में हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है। पहला लेसन आपका जनन है, तो जनन के बारे में मैंने आपको बताया, पहली वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा उसको। अब लेसन 2 आपका आता है जैव विकास। जैव विकास, तो जैव विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उसको आप लेकर चलेंगे। तो पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी क्लास 12। अब इसमें आप जो लेसन 2 है उसे देखेंगे, थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। मतलब क्या हुआ, जैव विकास के सिद्धांत। क्या हो गया, जैव विकास के सिद्धांत। तो अब इस जैव विकास के सिद्धांत में आप देखेंगे, पहले आप देखें जैव विकास है क्या। जैव विकास का मतलब हुआ कि प्राचीन समय से, आदिकाल से ही इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते थे, अभी वर्तमान समय में उपस्थित हैं, लेकिन वही जीव जो एक ही वंशज, एक ही जात के थे, आज वो उनसे थोड़ा सा भिन्न दिखाई देते हैं। तो जीवों में जो क्रमिक परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे उनमें बदलाव आया, पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनमें परिवर्तन हुए, इसी को क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। यानी जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। अब जैव विकास को लेकर के विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जैसे लेमार्क हैं, डार्विन हैं। तो इन्हीं के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कहाँ तक क्या इन्होंने बताया, क्या सही है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इनके सिद्धांतों को पढ़िएगा। तो पहला सिद्धांत आपका आता है लैमार्किज्म। लैमार्किज्म, लैमार्किज्म। ठीक, तो पहला सिद्धांत जो आपका है ये क्या है, लैमार्किज्म। क्लियर, पहला सिद्धांत क्या आपका, लैमार्क है। अब लैमार्क जो थे ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये फ्रांस साइंटिस्ट हैं, यानी फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है फिलॉसफी, जूलॉजी, अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में जैव विकास के बारे में काफी डिस्क्रिप्शन किया है, काफी कुछ बताया है कि जीवों में कैसे परिवर्तन हुए, क्या बदलाव आए और फिर जैव विकास कैसे हुआ। तो इनके जो सिद्धांत थे, अगर हम इसको ध्यान देखें तो सिद्धांत इनका क्या है, नंबर 1 था इंक्रीजिंग ऑफ टेंडेंसी, इंक्रीजिंग ऑफ टेंडेंसी। मतलब क्या हुआ, बढ़ने की प्रवृत्ति।
बढ़ने की प्रवृत्ति। बढ़ने की प्रवृत्ति। दूसरा सिद्धांत क्या था इनका? डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब क्या है? पर्यावरण का सीधा प्रभाव, पर्यावरण का सीधा प्रभाव। इसके बाद तीसरा क्या था इनका सिद्धांत? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तीसरा क्या था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब क्या हुआ? अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। और चौथा नियम था एक्वायर ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागत। तो इस प्रकार से लैमार्क ने अपने 4 सिद्धांत दिए। इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी। अब उन्होंने पहला दिया इंक्रीजिंग ऑफ टेंडेंसी, यानी बढ़ने की प्रवृत्ति। मैं आपको बता दूं, इस पृथ्वी पर जितने जीव जन्म लेते हैं, भ्रूणीय अवस्था से वृद्धि शुरू हो जाती है, ग्रोथ शुरू हो जाती है, यानी जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं उन सब में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई ऐसा जीव नहीं है कि जो जन्म ले और बढ़े नहीं। तो इनकी एक अवस्था होती है कि ये बढ़ते हैं और नियमित समय तक बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काफी बढ़े जाएंगे। एक समय होता है, समयावधि, वहीं तक ये बढ़ते हैं। लेकिन जितने भी जीव हैं सब में पाई जाती है क्रिया को वृद्धि करते हैं। तो पहला सिद्धांत लैमार्क ने दिया। दूसरा सिद्धांत था डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण का सीधा प्रभाव। कहने का से हुआ कि जितने जीव इस पृथ्वी पर हैं, इस भूमंडल पर हैं, उन सभी के ऊपर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग पर्यावरण हो और किसी के लिए अलग हो। जैसे धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात, जैसा भी मौसम होता है वो सभी जंतुओं के लिए एक समान होता है। हाँ, एक बात यहाँ पर है कि अपने अपनी सुविधा के अनुसार या अपने तापमान को सहने के अनुसार जीव अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर लेते हैं। लेकिन जो पर्यावरण का प्रभाव होता है वो सभी जीव पर एक समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। तीसरा सिद्धांत है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। मतलब अंगों का प्रयोग करना और अंगों का प्रयोग ना करना। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो कि पहले अपने अंगों का उपयोग करते थे और बाद में अपने अंगों का उपयोग करना बंद कर दिए। जैसे कि सर्प में बताया जाता है कि इनके पास पहले पैर हुआ करते थे और जब इन्हें बिलों में घुसना होता था तो इन्हें असुविधा महसूस होती थी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पैर विलुप्त हो गए और आज सर्प आपको पैरहीन दिखाई देते हैं।
या मानव में बात करें पुच्छ कशेरु कृमि रूप पर शीर्षिका पाई जाती है। जैसा कि मानव बताया था कि हमारे पूर्वज बंदर थे और इनमें क्या होती थी, पूंछ होती थी, लेकिन इन्होंने अपने पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया। धीरे धीरे क्या हो गए, पुच्छ विहीन हो गए। अभी भी अवशेषी अंग के रूप में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी कृमि रूप पर शीर्षिका पाई जाती है। ये मानव का अवशेषी अंग है। इसके बाद आता है एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंस, उपार्जित लक्षणों की वंशागत, यानी हमारी इन्हीं जीव जातियों के बीच में से कुछ ऐसे जीव हो गए जो वातावरण के अनुसार दूसरे वातावरण में ढल गए या दूसरे स्थान पर चले गए और उनमें एक अंतर आ गया, जिससे उनकी एक नई जात बन गई, उनका एक नया लक्षण मिल गया, जिसको क्या कहा है, उपार्जित लक्षणों की वंशागत। अब मूल रूप से मैं आपको बता दूं, लैमार्क जो पूरा अपना एग्जाम्पल दिया है वो जिराफ के ऊपर दिया है। जिराफ आप नाम सुने होंगे। तो जिराफ को उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर पहले छोटे जिराफ पाए जाते थे और धीरे धीरे जो पृथ्वी पर वनस्पतियां थी वो विलुप्त होने लगी। अब इनको भोजन की बड़ी असुविधा महसूस हुई। अपने पेट को भरने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने अगली टांग के बल पर गर्दन को ऊंची करके वनस्पतियों को खाने का प्रयास किया और अपने भरण पोषण को पूरा किया। इसी प्रकार ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अगले पैर पर जोर दे करके गर्दन को ऊंचा करते गए। तो लैमार्क ने कहा कि लगातार परिश्रम करने से, एक ही अंग का उपयोग करने से वो अंग बड़ा हो जाता है, अर्थात जिराफ का गर्दन और अगली टांग लंबी हो गई। इस प्रकार से लैमार्क ने अपने सिद्धांत में इसको बताया। अगला सिद्धांत आपका आता है डार्विनिज्म। नेक्स्ट सिद्धांत आपका है डार्विनिज्म। डार्विन ये कहाँ के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड में वैज्ञानिक, इंग्लैंड साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी विभिन्न जीवों पर अपने प्रयोग करके और अपने मत को दिया है। तो आइए देखते हैं डार्विनिज्म। डार्विनिज्म मतलब क्या हुआ, डार्विनवाद। ये क्या हो गया, डार्विनवाद। अब डार्विनवाद की जो पुस्तक का नाम था वो था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन की पुस्तक का नाम है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो यहां पर आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस पुस्तक में डार्विन ने भी अपने सिद्धांतों का वर्णन किया और डार्विन ने इस प्रकार से 6 सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत उनका क्या था, इनॉर्मस फर्टिलिटी। पहला सिद्धांत क्या था, इनॉर्मस फर्टिलिटी। इनॉर्मस फर्टिलिटी ये इनका पहला सिद्धांत था। और इसके बाद इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया, वो दिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये इनका दूसरा सिद्धांत था। और इसी प्रकार से इन्होंने तीसरा सिद्धांत जो दिया वो था वेरिएशन। क्या था, वेरिएशंस एंड हेरेडिटी।
एंड हेरिडिटी। चौथा सिद्धांत इनका क्या था, ये मैं आपको बता दूं। चौथे सिद्धांत ने दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इनका चौथा सिद्धांत था। और इसके बाद पांचवा सिद्धांत का है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन, ठीक, एडॉप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। और इसी प्रकार से जो इनका पांचवा सिद्धांत था, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, छठा सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। इस प्रकार से डार्विन ने 6 सिद्धांत दिए। अब इनका जो पहला सिद्धांत था, मतलब क्या है, संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। ठीक, पहले सिद्धांत में क्या दिया हमने, संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। ठीक, अब आप देखेंगे संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता में प्रचुर क्षमता मतलब क्या हुआ कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सभी जीव असीम रूप से संतानों को उत्पत्ति करते हैं। जितनी उनकी कैपेसिटी होती है, जितनी क्षमता होती है, उतना वो जो जीव को जन्म देते हैं। जैसे आपको बता दें, एक समुद्री सीप जो होता है, एक वर्ष में प्रति वर्ष जो होता है वो क्या होता है, 60 करोड़ अंडे को जन्म देती है। 60 करोड़ अंडे सीपी देती है। इसी प्रकार से एस्केरिस की बात करते हैं यार, तो एस्केरिस अपने जीवन काल में 2.7 करोड़ अंडे को जन्म देती है। खरहा यानी रैबिट की बात करते हैं तो वो एक वर्ष में 4 बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन अब ये जीव जो इतने जीवों को जन्म देते हैं, जैसे कुतिया हो गई, तो कुतिया क्या है, एक बार में 6 से 7 पिल्लों को जन्म देती है। या मेघ आप देख लीजिए, सूअर जो होता है वो भी 10-12 बच्चों को जन्म देता है। लेकिन क्या होता है, जीव संतान की उत्पत्ति तो करते हैं, लेकिन सभी जीव जीवित नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने काफी समस्याएं होती हैं, काफी संघर्ष होता है भोजन के लिए, जीने के लिए, बीमारियों से। यदि उसे संघर्ष करते हैं तो जीवित होते हैं, नहीं तो वो मर जाते हैं, जिससे पृथ्वी का बैलेंस यानी संतुलन बना रहता है। नहीं किसी एक ही प्रजाति की जो संख्या होगी वो उस पृथ्वी पर अधिक मात्रा में हो जाएगी या उनकी संख्या अधिक हो जाएगी। अगला आता आपका स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, सॉरी बेटा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब जीवन संघर्ष। क्या है? जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष कहने का से हुआ जाएगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो अपनी जीविका को जीने के लिए संघर्ष करते हैं। यहाँ पर एक बात बता दें, जीवन संघर्ष 2 प्रकार से है, एक जातीय, अंतर जातीय। मतलब क्या हुआ, एक तो एक ही जीव एक ही जात के अंतर्गत संघर्ष करता है भोजन के लिए, रहने के लिए। और एक क्या होता है, अंतर जातीय, मतलब दूसरे जातियों से भी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि दूसरी जातियां क्या होती हैं, हर जीव एक दूसरे जीव का आहार होता है। यदि अपने जीव
जीवन को नहीं बचा पाएंगे तो किसी न किसी जीव का वो आहार बन जाएंगे और उनका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो जीवन संघर्ष है दो प्रकार से होता है, जातीय और अंतरजातीय। नेक्स्ट आपका आता है वेरिएशन एंड हेरिडिटी। वेरिएशन एंड हेरिडिटी का मतलब होता है भिन्नता और अनुवांशिकी। अब भिन्नता क्या होती है? जितने भी जीव जन्म लेते हैं, चाहे जो जीव हो, जन्म लेते हैं तो वह अपने पेरेंटल से यानी अपने जनक से भिन्न दिखते हैं। और जनक के साथ साथ उनके कई अगर बच्चे होते हैं, 1 से 2 3 4 5 6, तो उन्हीं बच्चों में भी अंतर आ जाता है रंग रूप का, आकार प्रकार का, थिंकिंग का, काम करने का तरीका, यानी काफी डिफरेंस आ जाता है। तो इस प्रकार से मिलता आती है। और हेरिडिटी मतलब होता है कि आनुवांशिक चलते हैं। जैसे किसी एक में जो गुण होते हैं या दोष होते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भिन्नता और आनुवांशिकता क्या हो गई? विभिन्नता और आनुवांशिकता दो चीजें हो गई आपके लिए। तो इसको भी हम लिखते हैं विभिन्नताएं, विभिन्नताएं एवं क्या लिखेंगे आप? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता ये आपका सिद्धांत होगा, विविधताएं और आनुवांशिकता। अगला आता है आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता मतलब क्या हुआ? इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वह अपने आप को सफल बनाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए अलग तरीके से वो जीते हैं और उनमें एक नया तरीका मालूम हो जाता है जिसको जीवन जीने का नया तरीका भी कहते हैं। जैसे जिस प्रकार से पुराने जीव थे झाड़ियों में या जंगलों में कहीं भी रहते थे, तो उसी प्रकार से ये जीव क्या है गुफाओं में या टहनियों पर शाखाओं पर रहना शुरू करते हैं, तो उनकी एक अलग जीविता हो जाती है, अलग प्रकार से जीते हैं। इस प्रकार से क्या होगी? योग्यतम के उत्तरजीविता। और पांचवा आपका आएगा एडॉप्टेशन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब वातावरण के प्रति या बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। ये है ना, बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। कहने का मतलब हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो है पर्यावरण यानी वातावरण जो होते हैं चेंज होते रहते हैं समय समय पर, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात। तो जैसा माहौल आता है जीव अपने आप को ढालने के लिए उसी अनुरूप हो जाते हैं। जैसे मानव की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए सर्दी पड़ने लगी तो ये क्या करते हैं? अपने शरीर को मोटे कपड़े से ढक लेते हैं। इसी प्रकार से अगर जीव जंतु की बात करते हैं, दूसरे जानवर जो होते हैं वह अपने शरीर को ढकने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो रोए होते हैं, बाल होते हैं बड़े जाते हैं और घने हो जाते हैं, जिससे उनकी जो है त्वचा की जो गर्मी है या त्वचा की जो ऊष्मा है वो अंदर एक से जो है बनी रहती है, एक सी बनी रहती है, यानी बनने नहीं पाती है। तो इस प्रकार से जैसा वातावरण होता है उसी प्रकार से अपने आप को वो ढाल लेते हैं। या कुछ पक्षियों को देखिए, मछलियों को देखिए, जैसा वातावरण होता है वो अपने स्थान को चेंज करके माइग्रेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाती हैं। अगर अधिक गर्मी नहीं बर्दाश्त है तो ठंडे प्रदेशों में चली जाएंगी, अगर ठंडी वाले प्रदेशों में ठंडी नहीं बर्दाश्त है तो गर्म प्रदेशों में चले जाती हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं बदलते वातावरण के प्रति अनुकूल होना, वो जाकर के उसमें ढल जाते हैं। अगला आपका आता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, मतलब इन्हीं जातियों में से नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है, नई जातियों की उत्पत्ति।
जातियों की उत्पत्ति, क्लियर, नई जातियों की उत्पत्ति, यहाँ पे उत्पत्ति। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनके वंशज तो एक ही होते हैं, उनके वंशज एक ही होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके रूप, रंग, आकार या शिकार करने का तरीका चेंज हो जाता है, तो वह अपने जातियों से अलग हो जाते हैं और उनकी एक नई जात बन जाती है। जैसे आप देखेंगे पैंथर है, तेंदुआ, लेपर्ड या बिल्ली की बात करें, इन सब के वंशज एक हैं, लेकिन सबके जो है शिकार करने के तरीके या शारीरिक बनावट या रहन सहन में आप डिफरेंस पाएंगे। देखिए, अगर आप आकार शरीर का जो बनावट देखेंगे तो बिल्ली का भी उसी प्रकार से होता है, चीते का उसी प्रकार से होता है और तेंदुए का भी उसी प्रकार से होता है, और सभी क्या है, मांसाहारी होते हैं, शिकार करके ही जीव को खाते हैं। तो इसलिए इनकी क्या वंशज एक ही है, लेकिन क्या है, जातियों का नाम अलग अलग हो गया, तो ये क्या हो गए, इसी प्रकार से नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से लैमार्क और डार्विन ने अपने अपने मत को प्रस्तुत किया। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि डार्विन ने भी अपना मत जो है जिराफ के ऊपर ही प्रस्तुत किया, और जिराफ के ऊपर प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर जो जिराफ थे वो छोटे और बड़े ये पहले से ही पाए जाते थे। जो जिराफ थे वो छोटे और बड़े पहले से पाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वनस्पतियाँ विलुप्त होती गई, छोटे जिराफ भोजन के अभाव में मर गए यानी विलुप्त हो गए, और जो बड़े जिराफ थे भोजन को पाए यानी करते गए, वे जीवित रह गए। इसलिए आज प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में बड़े जिराफ देखने को मिलते हैं और छोटे जिराफ समाप्त हो गए। तो डार्विन और लैमार्क का जो तुलनात्मक अध्ययन है ये भी बताया जाता है कि लैमार्क ने कहा कि छोटे जिराफ थे, संघर्ष किया, प्रयास किया, उनकी अगली टांग और गर्दन लंबी हो गई, लेकिन डार्विन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इस पृथ्वी पर छोटे और बड़े जिराफ दोनों थे, लेकिन जब वनस्पतियाँ विलुप्त होने लगी उन्हें भोजन नहीं मिला, जिसके कारण वे विलुप्त हो गए या मर गए, और जो बड़े जिराफ थे वो बचे थे। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, अब ये आप पुस्तकों का नाम याद रखिएगा, लैमार्क का और डार्विन का। ठीक, लैमार्क की पुस्तक का नाम होता है फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी, और डार्विन की पुस्तक का नाम होता है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, तो इस प्रकार से इनकी पुस्तक का नाम हो गया। डार्विन ने 6 सिद्धांत दिए हैं, लैमार्क ने 4 सिद्धांत दिए हैं। इनका कुछ वैज्ञानिकों ने विरोध भी किया, जैसे बीजमान है, सुंदर ने, तो सुंदर ने क्या किया, अपना प्रयोग कुत्तों पर किया, बीजमान ने अपना प्रयोग चूहों पर किया, जिनकी दुम को काटकर उनमें ब्रीडिंग कराया, और ब्रीडिंग कराने के बाद अगली पीढ़ी में देखा क्या इनके पास पूंछ नहीं होती है, तो ऐसा कुछ नहीं था, उनमें पूंछ पाई गई। यहाँ तक कि चीनी औरतें जो होती हैं उनको लोहे की जूतियाँ पहनाई जाती है ताकि उनके पैर बड़े न होने पाए, छोटे हो जाएं, लेकिन फिर भी जब उनसे नई संतान जन्म लेती है, नए बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके पैर लंबे हो जाते हैं, छोटे नहीं होते हैं। या हम अपने भारतीय परंपरा के अनुसार के, हमारे भारतीय परंपरा में क्या है, महिलाओं के नाक कान सीधे होते हैं, लेकिन इनसे उत्पन्न होने जो संतानें होती हैं उनके नाक कान पहले से सीधे नहीं होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो रॉन्ग था, लैमार्क सिद्धांत को गलत कर दिया। उन्होंने कहा था अम्लों का उपयोग और अनुपयोग, इस प्रकार से सिद्धांत को गलत साबित किया। इस प्रकार से आप इस लेसन को पढ़ लीजिएगा, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको जैव विकास के प्रमाण और क्रियाविधि को समझाऊंगा। इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। सभी बच्चों को मेरा सुझाव है कि सभी बच्चे जल्द से जल्द पुस्तक खरीद लें, क्योंकि पढ़ाई शुरू कर दें। जो मैंने पढ़ाया उसको आप पढ़ डालिए और पढ़ के बाद पुस्तक में दे दिए। कहीं कुछ छूट रहा है तो आप बताइए, ना समझ में आए तो विद्यालय पे आकर मुझसे आप संपर्क करें, पूछ सकते हैं। ठीक, मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो आप बताइएगा। पुस्तक के सब लोग खरीद लीजिए। यदि पुस्तक आप खरीदते समय नहीं समझ पाते हैं कि हम पुस्तक किस राइटर के लें, तो आप एक बार आकर के कंसल्ट जरूर कर लीजिए, ताकि महंगी पुस्तक आप खरीदते हैं आपको वापस न करना पड़े। इसलिए पुस्तक आप सावधानीपूर्वक ले लीजिए, लेकिन पुस्तक जरूर खरीदिए, क्योंकि पेपर आपका टाइम भी होने वाला है। और ये लेसन आज आपको मैंने बता दिया जैव विकास के प्रमाण में।
इसमें दो वैज्ञानिकों का सिद्धांत है, इसको मैंने बता दिया। इसके साथ आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा, पढ़ के दे लीजिएगा। और हाँ, दोनों वैज्ञानिकों की पुस्तकों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जब आप कॉलेज आएंगे, स्कूल आएंगे, तो मैं आपको उससे पहले यही पूछूंगा कि लैमार्क और डार्विन की पुस्तकों का क्या नाम था। ओके, तो इसी के साथ ये लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद।